अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वा देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सांटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर हैं, तो इन प्लेयर्स के कुछ फैमिली और फ्रेंड भी साथ में आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर ये यूरुग्वा से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद है माउंटेन रेंज, दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यही पाई जाती है। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रात में रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। ट्रेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इस समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से ये प्लेन अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट्स में बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े निडर हैं। वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक के बीच एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड क्लोजन अलार्म्स बड़ी तेजी से बज रहा है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं ऑल्टीट्यूड गेन करने के लिए, उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त, और प्लेन का जो पूरा रेयर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटें थी वो प्लेन से लिटरली हवा में उड़ जाती है। 3 पैसेंजर्स के साथ हवा में उड़कर गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। 20 सेकंड बाद एक और क्लोजन प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है और पैसेंजर प्लेन के बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं। और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये इस ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीट थी वो प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ जाती है। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और 2 पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। लिहाजा अब ये हवाई जहाज एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा है। ये इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई लोग जख्मी है और कोई नहीं जानता है कि ये कहां पर अटके खड़े हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लेन रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और ये सर्वाइवर की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है दोस्तों। न तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे और न ही आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हैं कि इन सर्वाइवर्स के साथ आगे हुआ क्या। ये है दिल दहला देने वाली कहानी
यूरुग्वान एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों। इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवर्स ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रोबर्टो कैनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो ये तुरंत काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद करी जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर ऐसे हैं जिन्हें बहुत सीवियर इंजरीज हो रखी है। इनमें से एक पैसेंजर है 22 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में जा पहुंचा है। जितना इनसे हो सकता था ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही अंदर चिलियन एयरफोर्स एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये इस क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिशियल रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कंक्लूड करते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और अनएक्सेसिबल जगह में जाकर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम ये थी कि हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और ये एक ऐसी जगह में क्रैश किया था जहां चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से वो एक रात यहाँ गुजार ले, ठंड से बचने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ले। अगले दिन उन्हें कोई न कोई तो ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुछ बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ को ये इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि अंदर ये गर्म रह सकती। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज ऑपरेशन में लग जाते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। वो S लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स लिख पाए। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये चिल्लाकर हाथ फेर कर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर पिटोसॉर्च नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कंसंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन बॉटल में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर सीट पर जो लगी गद्दियां थी वो उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और सीट कवर से मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है उन्हें दिखता है कि उनकी माँ क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत ही सीवियरली इंजर्ड है। पराडो अपने बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे बीतता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उसकी बहन भी गुजर जाती है अपनी इंजरीज के चलते। इनमें से ज्यादातर पैसेंजर ऐसे लोग थे
जो समंदर के किनारे रहते थे, इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ देखी भी नहीं थी और अब अचानक से -13 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ पर किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थितियों में एक और भी प्रॉब्लम थी स्नो ब्लाइंडनेस की। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस पहाड़ियों पर मौजूद बर्फ और स्नो में रिफ्लेक्ट करती है तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती है। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन सर्वाइवर्स के पास टोटल में सिर्फ 3 पेयर्स थे सनग्लासेस के। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर्स का कुछ पता नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं अब रिसर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद कोई वैसे भी जिंदा बचा होगा। तो 142 आवर ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज के सीटों के बीच में। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रोहर्ली इलेक्ट्रॉनिक के इंथुसिस्ट भी थे। वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रूव करके बनाते हैं और इनके एयरक्राफ्ट की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की आवाजें ये सर्वाइवर सुन सकते थे लेकिन खुद से कोई मैसेज बाहर तक नहीं पहुंचा सकते थे। रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन बाद और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन को बंद किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद। कुछ लोग हाथ उठाकर दुआ करते हैं। फर्नांडो प्राडो एक लौटे थे जो ज्यादा रिएक्ट नहीं किए इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। 11वें दिन सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज्यादा खाना नहीं था। शुरू में सिर्फ 8 चॉकलेट्स बास थे, एक टिन था मसल्स का 3 छोटे छोटे जॉर्स, जाम के एक अलोमोड़ा, एक बादाम का डब्बा था, कुछ टेट्स थी, कुछ कैंडी, कुछ ड्राई प्लम्स और कुछ बॉटल। क्रैश के कुछ दिन बाद इन्होंने इन सारे खाने को राशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। प्राडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक खाया, लेकिन इस हद तक राशन करना भी काफी नहीं था क्योंकि खाना अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। 3800 मीटर की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे और ना ही कोई जानवर थे जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और कुछ लोग ने प्लेन के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कार्टून को और सीटों पर लगे लगेज को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और भी बीमार ही पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और अपने परिवार सदस्यों की मुर्दा बॉडी को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, फैमिली और मेंबर्स थे या रिश्तेदार थे। ये आइडिया पहले कनेसा को आया तो उसने ही पहले ट्राई किया ये सब करने की। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त तो मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दिया तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों की मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए ये फूड शॉर्ट भी बहुत तेजी से घटा जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती आवाज इन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एम्बुलेंस आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरता है कि इस प्लेन के
टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है। आज लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं। प्राडो एक मेटल बोतल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खोद कर एक टनल बनाते हैं उस बर्फ के अंदर से, और बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलते ही अचानक से इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फीली गुफा में जाकर ही बैठना समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर्स किसी तरीके से क्रैम्ड स्पेस में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम साफ होता है, और बाहर निकलकर ये बचे कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें एफर्ट खुद से ही करना पड़ेगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है। मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरेंगे। कैनेसा, प्राडो और वेजिंटिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे, तो ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज्यादा खाना राशन किया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाए, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चलकर मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना। क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज ने टोरिको शहर को पार कर दिया है। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट की साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो जरूर चिली देश की कुछ कंट्री साइड के एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन इनका अंदाजा बहुत गलत था। वे पायलट्स को असल में खुद भी नहीं आइडिया था कि प्लेन को वो कहां पर ले जा रहे हैं। असलियत में इनकी क्रैश शायद 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। फिर भी इस बात से अनजान ये कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्डअप करने के लिए। 15 अक्टूबर 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज के पीछे का कुछ गिरा हुआ टुकड़ा मिलता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट्स के बक्से, 3 मीट बेडीज, रम की एक बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स और थोड़े बहुत दवाइयां भी। और इसके साथ ही साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो जिससे न सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात गुजारी जाए। एक्सपीडिशन के अगले दिन थोड़ा बहुत और ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है, क्यों ना इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए। क्यों ना हम हवाई जहाज से कुछ बैटरीज निकालने की कोशिश करें मेन बॉडी से और फिर इस रेडियो को चालू करने की कोशिश करें। फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। तेल के हिस्से में ही इन्हें 24 वोल्ट की बैटरी मिलती है, लेकिन ये बहुत ही भारी थी। इन्हें वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी क्रैश साइट ले जाया नहीं जा सकता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यही चालू करने की कोशिश करते हैं। वापस जाकर ये रॉहर्ली की मदद लेते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ी बहुत जानकारी थी। लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम नहीं करना था। बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था और जो बैटरी थी वो 24 वोल्ट DC की। इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं था। कुछ दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने के लिए, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद एक एम्बुलेंस आता है। इसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। बचते हैं अब 16। वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई ना कोई तरीका चाहिए था।
-13 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सरवाइव किया जाए रात। सर्वाइवर्स में एक 18 साल का लड़का था। उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे नीडल से सुई करना सिखाया। वो अपने साथ अपनी नीडल और सुई किट भी लेकर चला था। उसका आइडिया था कि अलग अलग कपड़ों को हम साथ में चिपका दे और एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना दे। यही किया जाता है। अगला दिन 12 दिसंबर को 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से ये क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी प्राडो, केनेसा और विजिंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेन रेंज गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने के लिए। वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ियों के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो इन्हें उम्मीद थी कि 3 दिन के अंदर ये चलकर मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। प्राडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे। अपनी टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर और पहनी थी और पैरों पर उन्होंने 4 पेयर सॉक्स पहनी थी। उसके ऊपर से प्लास्टिक टोपिंग बैग भी लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी कि इनके पास कोई टेक्निकल गियर भी नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई कैंपस भी नहीं था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। और इतने हाइट पर हवा भी काफी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहते हैं पहाड़ी की ओर। इन्होंने स्टिच करके जो अपना स्लीपिंग बैग बनाया था वो रात में काम आता है। दिन में ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये तीनों उस एक स्लीपिंग बैग में एक दूसरे से जितना करीब रह सकते थे उतना करीब रहकर सोते थे और सूरज निकलते ही ये चलना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथा दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। खाने की कमी की वजह से विजिटिंग डिसाइड करता है कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर विजिटिन अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउनहिल था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्ले की तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर वो क्रैश साइट पर वापस पहुंच जाता। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्हें 3 दिन लगे थे और सिर्फ 1 घंटे में ही वापस क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। प्राडो और केनेसा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ सिर्फ बाकी दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ और नहीं है। प्राडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं ढूंढने की कि कुछ तो और दिखाई दे। फिर दूर वेस्टर्न होराइजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी है जहां पर बर्फ नहीं है। ये अंदाजा लगाता है कि हमें इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी। प्राडो और केनेसा कई दिन तक हैकिंग करते रहते हैं। फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली जहां पर इन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज थी क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रेवल करते करते डाउनहिल रास्ता मिलना आसान था। ये चलते रहते हैं और फाइनली 9 दिन तक ट्रेकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ परसेंटेज दिखाई देती है। खेतों में कुछ गाय दिखाई देती है। ये इतना थक गए थे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि इनसे आगे अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा था और तभी नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। प्राडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा था कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान प्राडो और केनेसा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो। वो ये कहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो 2 आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आते हैं और इस बार अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आते हैं। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ अटैच करता है
एक धागे के जरिए और नदी के दूसरे किनारे की ओर फेंकता है। प्राडो को पहली बार मौका मिलता है अपनी संदेश को बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। प्राडो इस पेपर पर लिखता है स्पेनिश भाषा में, आई कम फ्रॉम ए प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन। मैं यूरुग्वे से आया हूँ, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं, मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेंगे। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज हमें बचा लो, हम कहां पर हैं? दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था, सेर्गियो काटालान। वह इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों से समझाता है कि मैंने समझ लिया। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। कुछ 2 महीने पहले एक खबर में मैंने सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, और जब इन साथियों को रियलाइजेशन होता है तो ये शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं हो पाता है कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। सेर्गियो ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है नदी की दूसरी ओर और अगले 10 घंटे तक लगातार ये घोड़े पर बैठकर वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। इंसानों की किसी भी गांव या बस्ती से ये इतने दूर थे अभी भी। फाइनली जब ये सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये खबर वहां के आर्मी कमांड को बताई जाती है, जो सांटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करते हैं। इसी बीच ये किसान प्राडो और कैनेसा को घोड़े की मदद से लॉस में डेनिस शहर में लेकर आते हैं, जहां पर इन्हें फाइनली कुछ रेस्ट मिलता है। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं, ये इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ये दिल दहला देने वाली कहानी सही मायने में अनबिलीवेबल थी। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर भेजती है इमीडिएटली रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर्स प्राडो और कैनेसा को इंटरव्यू करते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। ये प्राडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे और वो नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहां हैक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स ने हेलीकॉप्टर में बिठा लेकर जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके और उनकी मदद से बचे हुए सर्वाइवर्स की लोकेशन फाइनली पता चलती है। आर्मी ऑफिसर्स को 22 दिसंबर 1972 70 दिन बाद क्रैश के 2 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं। बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए टोटल में 16 पैसेंजर्स यहाँ रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत थी इन सर्वाइवर्स की, अल्टीट्यूड, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां, लेकिन सब के सब रिकवर कर जाते हैं। ये कहानी दुनिया के सामने मिशन है उम्मीद को लेकर। अगर आपने ठान ली कुछ कर दिखाने की और आपके अंदर सब्र है और इंसानियत है, तो क्या कुछ करना नहीं पॉसिबल है। आप चाहे तो ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। वो कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसीलिए इस डिजास्टर को एक और नाम भी दिया जाता है, द मिरेकल ऑफ द एंडीज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।